नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। आयोग की हमारी श्रृंखला में अगला आयोग हम पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 को एक सांविधिक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था मानव अधिकार आयोग। एक राष्ट्र के तौर पर हमें एक ऐसे आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका जवाब इतिहास के पन्नों से मिलेगा। 20वीं शताब्दी में दो वर्ल्ड वार हुए थे। पहला हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक और दूसरा हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। इन दोनों विश्व युद्धों में अगर सबसे ज़्यादा क्षति किसी चीज़ की हुई थी तो वह मानव अधिकारों की थी। इसीलिए यूनाइटेड नेशन का एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स पे, जो कि तारीख थी 10 दिसंबर 1948। और इसी तारीख के कारण आज भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दशकों के एक लंबे अंतराल के बाद 1991 में पेरिस प्रिंसिपल्स आते हैं पेरिस डिक्लेरेशन में। यह पेरिस प्रिंसिपल नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। 1993 में संयुक्त राज्य की आम सभा इन पेरिस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है। इसी के पश्चात 1993 में भारत की संसद में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है, जिसके तहत स्थापना होती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या मानव अधिकार आयोग की। यह अधिनियम केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी मानव अधिकार के संरक्षण हेतु आयोग स्थापित करने की इजाज़त देता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। यह किया गया था सेक्शन 3 उस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि सांविधिक संस्था है। इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स बिल्डिंग, नई दिल्ली। आयोग के पहले चेयरमैन जस्टिस रंगनाथन मिश्रा थे। आयोग के करंट चीफ अरुण कुमार मिश्रा हैं। यह लिस्ट है अब तक के बने दूसरे चेयरमैन्स की। हालांकि इससे क्वेश्चन आना थोड़ा कठिन है, फिर भी मैं एक सलाह दूंगा कि आप एक नज़र ज़रूर देख लें। पहले थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, दूसरे थे MK वेंकटाचलैया, तीसरे थे जस्टिस IS वर्मा, चौथे डॉक्टर AS आनंद, पांचवें जस्टिस डॉक्टर शिवराज B पाटिल, छठवें जस्टिस S राजेंद्र बाबू, सातवें जस्टिस गोविंद प्रसाद माथर, आठवें जस्टिस KG बालकृष्णन, नौवें HL दत्तू और 10वें अरुण कुमार मिश्रा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोटिस करने के लिए कि अब तक कोई भी फीमेल चेयरमैन नहीं बनी है, पर एक इम्पॉर्टेंट नाम जो फीमेल मेंबर थी, पहली फीमेल मेंबर, वो फातिमा बीबी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 को 3 सेक्शंस में बांटा जा सकता है। पहला है सेक्शन 3 से लेके 20 तक, जिसमें NHRC के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दूसरा होगा सेक्शन 21 से लेके 29 तक, जिसमें SHRC यानी स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। और तीसरा है ह्यूमन राइट्स कोड, जिसमें सेक्शन 30 और 31 आता है। हमें मेन NHRC और SHRC के लिए ही पढ़ना है। हम शुरुआत NHRC से करते हैं। सेक्शन 3 में आयोग के गठन की बात की गई है, जिसमें उसकी संरचना और उसके जो मेंबर्स और चेयरपर्सन होंगे उसकी योग्यता के विषय में बताया गया है। सेक्शन 3(1) बताता है कि NHRC को फॉर्म करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। सेक्शन 3(2) उसकी हमें संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात बताता है। उसमें एक चेयरपर्सन होंगे, एक 5 मेंबर्स होंगे और साथ ही साथ 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। एक बात जो गौर करने की है कि अब तक इस अधिनियम में 2 बार बदलाव किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं। एक 2006 में और दूसरा 2019 में। आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो पूर्व जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। 2019 से पहले यह केवल पूर्व CJI के द्वारा ही सुशोभित किया जा सकता था, यानी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब कोई भी पूर्व जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो चेयरपर्सन हो सकते हैं। 5 सदस्यों में एक सदस्य जो कि कार्यरत हो या रिटायर्ड हो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, दूसरा सदस्य हाई कोर्ट में कार्यरत हो या फिर रिटायर्ड हो वहाँ के चीफ जस्टिस के तौर पर, और 3 अन्य सदस्य यह ह्यूमन राइट के एक्सपर्ट्स होने चाहिए। इनमें से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए। एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों के साथ साथ 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। मानव अधिकार एक छोटा सीमित क्षेत्र नहीं है, इसमें समाज के समस्त सदस्य आते हैं। इसी कारण से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सभी के चेयरमैन इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। 2019 के पूर्व यह एक्स ऑफिशियो मेंबर्स केवल 4 थे। सेक्शन 3(4) के तहत कमीशन के एक जनरल सेक्रेटरी भी होता है, जो कि केंद्र सरकार के सेक्रेटरी रैंक का होता है। कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। किसी दूसरी जगह भी इसे स्थापित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार के अप्रूवल्स लगेंगे। सेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट जो चेयरपर्सन का है और बाकी मेंबर्स का है, उस पर बात की गई है।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो भी रिकमेंडेशन पर एक कमेटी के। इस कमेटी में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा रहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द राज्यसभा होते हैं। मतलब इस कमेटी में कुल 6 लोग होते हैं। अगर किसी कारणवश जब इन नामों का निर्धारण हो रहा है और कोई अगर प्रेजेंट नहीं है ये कमेटी में 6 लोगों में से, तो उस कारणवश अध्यक्ष या सदस्य डिसमिस नहीं किया जा सकता। सेक्शन 5 में अध्यक्ष और सदस्य के इस्तीफे और उन्हें हटाने के विषय पर बात की गई है। सेक्शन 5(1) बताता है कि ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 ग्राउंड्स पे, या तो मिसकंडक्ट हो या इनकम्पिटेंसी हो। और उसके लिए राष्ट्रपति पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ ये सही बात है जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इसके बाद ही राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। राष्ट्रपति के पास स्वतः ये ताकतें नहीं होती। सेक्शन 5(3) में कुछ ऐसे भी हैं कारण जिसमें बगैर अगर ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती हैं तो राष्ट्रपति बगैर किसी कमेटी की सिफारिश के उन्हें हटा सकता है। अगर मान लीजिए कि वो दिवालिया घोषित हो गए हैं मेंबर या चेयरपर्सन, उन्होंने कोई दूसरी नौकरी अपना ली है पद पर रहते हुए, उनका शारीरिक या मानसिक विकलांगता आ गई हो, या फिर वो किसी कोर्ट के द्वारा उन पर जो केस था वो कन्विक्ट कर दिए गए हैं, मतलब आरोपी घोषित कर दिए गए हैं, ऐसी परिस्थितियों में प्रेसिडेंट उन्हें सीधे हटा सकते हैं। सेक्शन 6 में अगर आप देखें तो टर्म के बारे में बात की गई है चेयरपर्सन और मेंबर के। अध्यक्ष 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो तब तक अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। वे रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। यह प्रावधान भी 2019 में ही जोड़ा गया है। जो सदस्य हैं वो भी 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा दे सकते हैं। केंद्र में अपनी सेवा देने के पश्चात दोनों ही अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कार्य नहीं कर सकते। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आयोग में अपने कार्य को निष्पादित करते वक्त वे एकदम स्वतंत्र तरीके से सोच सकें और अपना कार्य कर सकें। सेक्शन 7 में अध्यक्ष के ना होने पर उनके लिए एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। सेक्शन 8 बताता है कि कोई भी ऐसे बदलाव नहीं किए जा सकते जो अपॉइंटमेंट के बाद किए जा रहे हैं और उनके फायदे के ना हो। सेक्शन 10 कहता है कि आयोग के अध्यक्ष के पास यह ताकत होती है कि वह आयोग के सेशन के लिए समय और जगह का निर्धारण करे। सेक्शन 11 में आयोग के स्टाफ के विषय में बताया गया है कि इसका जनरल सेक्रेटरी, जो कि केंद्र सरकार के सेक्रेटरी रैंक का लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कम से कम एक डीजीपी रैंक का अधिकारी होना चाहिए। आयोग के सभी आदेशों को सेक्रेटरी जनरल के द्वारा अटेस्ट किए जाते हैं, उनमें सिग्नेचर करता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्शन 12 आयोग के फंक्शंस यानी कार्यों के विषय में जानकारी देता है। आयोग मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों की जांच करता है। यह वह सू मोटो भी कर सकता है, मतलब स्वतः कर सकता है, या फिर कोई पिटीशन अगर उस तक आती है तो कर सकता है, या फिर कोई कोर्ट का अगर ऑर्डर आता है उसे तो वह जांच कर सकता है। आयोग कारागृह, डिटेंशन सेंटर, इनकी जो लिविंग कंडीशंस है, किस तरीके से वहाँ पर आरोपियों को रखा जाता है, इन सब की जांच परख करने के लिए आयोग सक्षम है। संविधान में दिए गए मानव अधिकार से जुड़े विषयों पर सलाह देना और भी दूसरे लीगल ऑप्शंस, उन पर सलाह देने का कार्य भी आयोग करता है। मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है एनएचआरसी। आतंकवाद जैसे जटिल मुद्दे जो कि मानव अधिकार का क्षरण करते हैं, उन पर भी सलाह देने का कार्य करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आयोग एनजीओ के साथ में मिलकर कार्य करता है, साथ ही साथ आम जनता के बीच में मानव अधिकार से संबंधित विषयों को पहुंचाने का कार्य भी आयोग का होता है। सेक्शन 13 में आयोग की ताकतों के विषय में बात की गई है। आयोग के पास सिविल कोड की ताकतें होती हैं, साथ ही साथ उसके पास यह भी ताकतें कि वे खुद की कार्यशैली का निर्धारण कर सके। आयोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी से भी जानकारी मांग सकता है या किसी दूसरी अथॉरिटी से कोई भी जानकारी मांग सकता है। मानव अधिकार के क्षरण से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए आयोग के पास स्वयं का एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है। यह इन्वेस्टिगेशन खुद कैरी करता है। साथ ही आयोग अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी ऑफिसर की मदद चाहे तो वह इसके लिए भी मना नहीं कर सकते। अपनी इंक्वायरी पूरी करने के बाद आयोग ये कदम भी उठा सकता है। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार को बाधित कर सकता है कि शोषितों को मुआवजा दिया जाए। किसी भी आपराधिक सरकारी अफसर के खिलाफ वह दंड कार्रवाई शुरू कर सकता है। सेक्शन 20 के तहत आयोग सालाना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए।
वह यह रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सौंपता है। केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकारों का यह दायित्व होता है कि वह इस रिपोर्ट को अपने अपने रिस्पेक्टिव हाउसेस में प्रस्तुत करें। केंद्र सरकार लोकसभा में और राज्य सरकारें विधानसभा में इसे प्रस्तुत करती हैं। रिपोर्ट्स में कमियों के साथ साथ सुझाव भी दिए जाते हैं। जब भी सरकारें इसे संसद या विधानसभा में प्रस्तुत करती हैं और उन्हें यह भी बताना पड़ता है कि अगर उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे, जो सुझाव दिए गए थे, वो नहीं माने तो उनके ना मानने का उनका कारण क्या था। आयोग से जुड़ी यह कुछ मुख्य बातें थी। अब थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सेक्शन 21 कहता है कि अध्यक्ष और जो मेंबर्स होते हैं वे पब्लिक सर्वेंट होंगे। आयोग को वित्तीय अनुदान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। दोनों एनएचआरसी और एसएचआरसी का ऑडिट भी होता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सेक्शन 36(2) यह बताता है कि आयोग कोई भी केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता अगर वह 1 साल से पुराना है। मतलब मैक्सिमम कोई भी केस को वो तब तक इन्वेस्टिगेट कर सकता है जब तक उसकी उम्र 1 साल हुई है। अगर वह 1 साल से अधिक है तो उसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। आयोग से जुड़े कानून या नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास होता है। तो यह मुख्य बातें थी एनएचआरसी से जुड़ी हुई हूँ। एक छोटा सा लेक्चर और आएगा एसएचआरसी से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूंगा। ये अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होता है तो इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर एनएचआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट सर्विसेज की परीक्षा हो, ज़रूर आता है। तो अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या फिर पिंड में रहेगी कॉमेंट्स में, तो वहाँ से भी ले लीजिए। तो फिर ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा।